हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम टॉपिक कल कौन सा कर रहे थे, हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिलेटेड पढ़ रहे थे। हमने पोल्यूटेंट्स पढ़े, डिफरेंट टाइप के उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। देन उसके बाद हम लोग ने पोल्यूटेंट्स पढ़े जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, आई थिंक वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना पोल्यूशन हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है, कुछ स्टेप्स है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाकस है, नाम्प है, एयर इंडेक्स है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नामप, दैट इज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब इंडिया में इसको जो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट इन द सेंस कि इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है सीपीसीबी। क्या फुल फॉर्म है इसका? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इस प्रोग्राम को हेल्ड करता है। अब ये प्रोग्राम में है क्या एक्चुअल में? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये पूरे नेशन में चेक करेंगे एयर क्वालिटी के बारे में कि हमारी एयर क्वालिटी कैसी है। अब एयर क्वालिटी कैसी है मतलब एयर में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मिल रहे हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। अब नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम का क्या है, मतलब इनका काम क्या है, इसके बिहाफ पे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या करेगा, सारी स्टेट्स की जो भी एयर रहेगी उस एयर में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स कितनी कितनी मात्रा में कितनी कितनी लेवल पे मिलते हैं, वो लोग इनका इनका मेन काम ये होता है। ठीक है, जनरल आइडिया इतना सही है कि इनका से काम सिंपल ही है कि इनको एयर क्वालिटी में देखना है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स कितनी कितनी लेवल पे मिलते हैं हम लोग को। सबसे जो बेसिक काम है वो यही है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका ये भी काम है कि हम लोग को एटमॉस्फेयर को क्लीन रखने के लिए कौन कौन सी हम प्रोसेसेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले कितनी क्वालिटी हुआ करती थी, अब कितनी हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। ठीक है, नाकस एक बॉडी है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नाकस एक बॉडी है, ठीक है। वो बॉडी कुछ उन्होंने ना कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को ना, मतलब कुछ पोल्यूटेंट्स को उन्होंने ना एक किस्म का अपने बेसिस पे डिफाइन करा है कि ये पोल्यूटेंट्स, हम लोग ये 12 पोल्यूटेंट्स हैं, हम इनको अपनी तरफ से एक छाप देते हैं कि ये पोल्यूटेंट्स है और ये खतरनाक पोल्यूटेंट्स है एटमॉस्फेयर में हमारे। वो जो नाकस है उनकी कुछ मतलब वो कुछ ऐसे कंप्लाइंसेस रखते हैं कि आपको इतना इससे ज़्यादा नहीं करना है। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो 1 kg से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। केजी इन द सेंस मैं सिंपल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि वो दूसरे यूनिट में होता है, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि किसी स्टेट को बोल दिया जाएगा कि नाकस के द्वारा कि आप इतने के अंडर अंडर जो है वो रखो। अगर वो नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं नामअप में मेजर होगा, और नामअप में अगर मेजर हो रहा है तो कौन करेगा? सीपीसीबी करेगा। ठीक है, तो जी जो भी मेन मेन इनकी वही गैसेज आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन भी आया है, उसका जो मेन कॉज है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब सीएनजी के व्हीकल्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक में चेंज होता जा रहा है। पहले जो था प्योरली किस पे बेस्ड था? पेट्रोल डीजल बेस्ड पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बेस्ड था। तो हालांकि थोड़ा थोड़ा लेवल पे देखा जाए कि थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है अब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड की ये जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी क्वांटिटी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके बारे में आई थिंक इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम पढ़ेंगे नाकस के बारे में। अब ये नाकस क्या होता है? नाकस इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो नाकस का फॉर्मेशन हुआ था या जब नोटिफाई किया गया था, ये किया गया था 1982 में। फिर उसके बाद इसको रिवाइज किया गया था कि बहुत सारे हमें हेल्थ का क्राइटेरिया दिमाग में रखने हैं कि लैंड पे किस हिसाब से यूजेज होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए इसको कहीं ना कहीं दोबारा रोल आउट करा था 1994 में। ठीक है, अब क्या होता है कि नाकस ना टाइम टू टाइम ना कुछ इन्होंने पोल्यूटेंट्स बताए, हमने कल के टॉपिक में भी इसके बारे में बात करी थी। इन्होंने कुछ पोल्यूटेंट्स बताए हैं, उनको ये लोग रिविजिट करते हैं। रिविजिट इन द सेंस उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे कि ये एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस है कि नहीं, और रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब क्या हो गया कि नए पोल्यूटेंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो कहीं ना कहीं नाकस टाइम टू टाइम ये करता रहता है। अब जो पोल्यूटेंट्स की में हम बात करेंगे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको उनका सबका नाम याद होना चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले पोल्यूटेंट का हम बात करते हैं, सबसे बेसिक पोल्यूटेंट जो हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, देन सेकंड वन नाइट्रस ऑक्साइड, देन थर्ड वन वो वाले पर्टिकुलेट मैटर्स जिनका साइज 10 माइक्रोन से कम होता है, PM10, ठीक है, 2021 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। देन वो वाले पर्टिकुलर मैटर्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होता है, PM2.5, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ओजोन, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर जिनका 10 से कम साइज होता है, पर्टिकुलर मैटर जिनका 2.5 से कम साइज होता है, देन ओजोन, एंड देन लेड, नेक्स्ट वन CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक। बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन होगा कि पोल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, पर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लांट्स जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं, हालांकि वो तो है ही हमारे नेचर के लिए डेंजरस तो है ही, पर अब नाकस ने नहीं डाला उसको, तो उसमें हम थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। तो आप कभी नाकस के चेयरमैन बनो तो आप डाल देना। देन बेंजीन, एमोनिया एंड बेंजोपायरीन, ठीक है। बेंजीन क्या है? ये C6H6 होता है शायद से, साइक्लो में होता है। ये हो गया अमोनिया, ये हो गया बेंजोपायरीन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नाकस, और नाकस ने जो पोल्यूटेंट्स की लिस्ट निकाली है जो वो बोलते हैं कि नेचर के लिए डेंजरस है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब नामक हमने पढ़ लिया, हमने नाकस पढ़ लिया। अब एक और बॉडी है, दैट इज, बॉडी नहीं बोलेंगे, ये इंडेक्स है एक्चुअली में, एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो हमारे PM जो है, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, उन्होंने ये रोल आउट करा था ऑलमोस्ट 2015 में, ठीक है। और उन्होंने ये मोस्टली जो इंडेक्स उस टाइम पे निकाला था ना, ये निकाला था 14 सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो 14 सिटीज़ को अगर ध्यान में रख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आएगी कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलोर, देन मुंबई, ये कुछ मेन सिटीज़ है, हैदराबाद, भोपाल, ये कुछ मेन सिटीज़ होंगी जो इसमें होगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन ही मिलती है, और उस बेसिस पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको बोलते हैं NQI, एन नहीं बोलते, सॉरी, AQI, इसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल तो आगे ऐसे ही लग गया, ठीक है, इसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस बेसिस पे ये लोग 6 कैटेगरीज में बांटते हैं कि एयर की क्वालिटी हमें कैसी मिल रही है, अच्छी मिल रही है या बेकार मिल रही है। इस बेसिस पे जब ये इसको डिवीजन करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में ऐसा दिख रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा दिख रहा है, गुड है, वेरी बैड है, वेरी पुअर है, इस तरह की चीज़ें आपको दिखती रहती है। तो गुड आ गया, देन सेटिस्फैक्टरी आ गया, देन मॉडरेटली पोल्यूटेड आ गया, ठीक है, देन पुअर आ गया, ठीक है, देन वेरी पुअर आ गया, देन वेरी पुअर आ गया, एंड देन सीवियर आ गया। सीवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी देखो जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो दिल्ली में मोस्टली सीवियर ही रहता है, या वेरी पुअर, या आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो वो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ही होता है, 2015 में रूल आउट हुआ था ये, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ये सारी कैटेगरीज है, कहीं ना कहीं ये हेल्थ इम्पैक्ट्स पे मतलब बेस्ड करती है, हेल्थ इम्पैक्ट्स पे बेस करती है, मतलब कि इनको जो डिविजन्स करा है गुड बैड, वो किस बेसिस पे करा होगा कि हेल्थ पे जो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उसको सीवियर में रखा होगा, जो उसे कम करती है वेरी पुअर, देन पुअर, मॉडरेटली पोल्यूटेड, सेटिस्फैक्टरी एंड गुड, इस हिसाब से रखते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम AQI की बात करते हैं, इन्होंने जब ये इंडेक्स बनाते हैं तो ये लोग ना 8 पोल्यूटेंट्स को दिमाग में रख के बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 8 पोल्यूटेंट्स लिख दिए, यहाँ पे 14 सिटीज़ लिख दी, फिर लिखेंगे अच्छा यहाँ ये पुअर है, अच्छा ये वाला पोल्यूटेंट के लिए जो दिल्ली है, ये दिल्ली लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखी है, तो ये दिल्ली, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पुअर, फिर यहाँ कुछ दूसरा, तो इस हिसाब से फिर ये एंड में
एकदम पूरा करके निकाल लेते होंगे इंडेक्स, कुछ ऐसा रहता होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पोल्यूटेंट्स कौन कौन से है। PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर्टिकुलर मैटर है जो कि 10 माइक्रोन से कम होते हैं, 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो चलो होंगे ही होंगे, ये सबसे कॉमन है, ठीक है। O3, अमोनिया एंड लेड। जो हमने नाकस के 12 पोल्यूटेंट्स पढ़े थे ना, उन्हीं में से हमें 8 मिल जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से नहीं मिलते वहाँ से हमें, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन और बेंजोपायरिन वहाँ के नहीं मिलते, बाकी जो है ये सारे हमें वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने नामक, क्या था ये, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नाकस, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, AQI, National Air Quality Index. Now the next topic is NCAP. NCAP, that is National Clean Air Program. कहीं ना कहीं क्या मतलब होगा, देखो इन प्रोग्राम्स को ना, ये जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कभी ये क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो ये जब आप 4 बॉडीज कहीं ना कहीं एक लेक्चर, एक पैराग्राफ में घुसा दोगे ना, तो जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लेवल की आपका जो क्वेश्चन है वो, मतलब जो आंसर आपको उसका दिखेगा बहुत अच्छा दिखेगा, कि नामक भी डाल दिया आपने, नाकस भी डाल दिया, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी डाल दिया, NCAP भी डाल दिया। हालांकि ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 तो आपको ये अच्छे से याद रहे कि उनका काम क्या होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो NCAP है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, और ये था एक किस्म का, हम बोलेंगे 5 ईयर एक्शन। जैसे जो हमारी नीति आयोग है, हमारा थिंक टैंक है, जो कि प्लानिंग कमीशन को बंद करके लाया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं उस थिंक टैंक का काम क्या है, वो 7 ईयर का एक्शन प्लान बनाती है। तो वही जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, 5 ईयर का एक्शन प्लान बनाता है। 2019 में स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं 2019 से 2024 तक चलेगा। अभी 2023 चल रहा है, 2024 का नेक्स्ट ईयर ये ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्टली कहीं ना कहीं हमें ये दिमाग में रखना है कि ये क्या होता है, ठीक है। ओके, अब ये आप बोलोगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या, देखो कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम किसके बारे में काम कर रहा होगा, क्लीन एयर के बारे में काम कर रहा होगा। अब जब ये क्लीन एयर के लिए काम कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज बंद कर दी। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमारे 3 सेक्टर्स आते हैं, हमारा सर्विसेज आता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है, और हमारा प्राइमरी जो आ गया सिंपल एग्रीकल्चर हम ले लेंगे, ठीक है। तो 3 आते हैं सेक्टर, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं। अब इंडिया में एक्चुअली में क्या हुआ है, इंडिया में ना कहीं इंडिया अभी जो अपनी पेस है वो इसलिए नहीं पकड़ पा रही, बिकॉज हमने एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर दिया है। हम अभी मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो सारी सर्विसेज में आती है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है 10 साल में बहुत आगे बढ़ सकता है एक्चुअल में, अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम होना स्टार्ट हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग में जैसे इंडस्ट्रीज आती है, फैक्ट्रीज आती हैं, कोई इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने बंद करवा दी और उनको बोला कि आप 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते इसको, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अब आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड हाँ उसी टाइम कम हो जाएगा, नहीं, इस चीज़ को टाइम लगेगा। नॉर्मल के तौर पे आप लेके चलो कि 15-20 साल में हमें नेचर में उसका फर्क दिखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने कम कर दिया 1 साल के लिए, कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री जो है वो ज़्यादा निकाल रही होगी उस साल, तो कहीं ना कहीं हम जब तक लगातार इस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक उसका हमें नहीं मिलता है, मतलब रिजल्ट नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं जब हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करते हैं, मोस्टली यही माना जा रहा है कि 2024 से भी आगे एक्सटेंड होगा ही। हालांकि ये मिड टर्म प्रोग्राम है, 2024 से आगे भी एक्सटेंड होगा, बिकॉज इसका रिजल्ट हमें जल्दी नहीं मिलता है। जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, इसको हाथ में लाने की बात करते हैं, इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो आपके एसेंस में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्टिव होगा कि कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंशन करना है, हमें कंट्रोल करना है एयर पोल्यूशन को, हमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते रहनी है पूरे कंट्री में, हमें अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करना है पूरी कंट्री में, हमें उस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, कि ताकि कहीं ना कहीं हम लोग सोलर पावर यूज़ करें, ठीक है, मतलब हम दूसरी सोर्सेज पे जाए जो कि हमें डायरेक्ट नेचर से मिल सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमने टारगेट्स रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है वो टारगेट आ जाते हैं। इसमें हमने टारगेट रखे हैं, ये टारगेट जो है टेंटेटिव है, मतलब बदल भी सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें टारगेट ये है कि 20 से 30%
हमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10 की कंसंट्रेशन 2024 तक 20 से 30% कम करनी है। क्या है टारगेट, आया समझ आपको? कि 2024 तक हमें जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन से कम, पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन से कम वाले साइज के, उनकी जो हमें नेचर में जितना भी मिलता है उसको हमने 20 से 30% कम करना है। ठीक है, तो अब ये 2024 है, अब कहीं ना कहीं एक बेस ईयर तो होगा ना जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, कहीं तो बेस ईयर होगा, तो इसका बेस ईयर रखा गया है 2017 के बेस ईयर के हिसाब से, कि जितना 27 एग्जाम्पल के तौर पे हमें पर्टिकुलर, देखो मैं केजी में बोलूँगा तो लड़ाई करने मत आ जाना। 2017 लाइक हमें 1 kg मिलता है 2017 में। ठीक है, 1 kg मिलता है पर्टिकुलर मैटर 10, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इसको 20 से 30% कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम 20% कम करेंगे 2024 तक, तो गवर्नमेंट को इसको क्या करना पड़ेगा, 800 ग्राम करना पड़ेगा, 800, क्योंकि 1 kg क्या होता है 1000 ग्राम ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को 800 ग्राम करना पड़ेगा पर्टिकुलर मैटर 10 नेचर में। तो गवर्नमेंट ने अपने लिए एक टारगेट रखा है। ठीक है, और इसमें जब हम बात करते हैं हमारे पास 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ मिलती हैं अप्रॉक्सीमेटली 23 स्टेट्स में। ठीक है, ऑल ओवर स्टेट्स का हमने कैरी नहीं किया है, सिंपल, क्योंकि जो मोस्टली हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स रहेंगी वो तो इतना पोल्यूशन करती नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी जो नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स रहेंगी, नॉर्थ वेस्ट पंजाब की तरफ नहीं जा रहा, हरियाणा की तरफ नहीं जा रहा, मैं उत्तराखंड हिमाचल की तरफ जा रहा हूँ, वो तो इतना पोल्यूशन करते नहीं होंगे क्योंकि वहाँ इतना है नहीं, मतलब इतना पॉपुलेशन भी नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो NCAP का अप्रोच रहेगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो अप्रोच रहेगा, वो इनका अप्रोच क्या होगा, सिंपल, हम ये लोग क्या करेंगे, जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होंगी कहीं ना कहीं उनके साथ हाथ मिलाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, बाहर की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है किसी से फंड मांगेंगे, UNCBD से फंड मांग लेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वालों से फंड मांग लेंगे, क्लाइमेट चेंज वालों से फंड मांग लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद UNFCCC, सॉरी ये तो हो गया डिजर्टिफिकेशन, ये हो गया FCCC, दैट इज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वालों से फंड मांग लेंगे। ठीक है, या WHO से फंड मांग लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल या हमें जो भी बायलेटरल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं उनसे कहीं ना कहीं फंड मांग लेंगे। मल्टीलेटर की जब हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं एशिया बैंक जैसे हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखो हमारे इंडिया में ना, हमने BS जो 4 नॉर्म्स थे ना, हमने नॉर्मल क्या होता है BS4 से BS5 नॉर्म्स आते हैं इंडिया में सॉरी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि BS4 से डायरेक्ट BS5 नॉर्म्स आते हैं, पर इंडिया में ना BS4 से डायरेक्ट शिफ्ट करके BS6 लगा दिया नॉर्म्स। ठीक है, तो ये BS5 जो है कहीं ना कहीं स्किप ही कर दिया। क्यों, कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अभी एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रही है, तो अगर डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ना है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आगे निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा स्लो एंड स्टडी उस वे में जा रहे हैं, ऐसा ऐसा हमारा भी अर्बनाइजेशन अच्छी तरीके से हो रहा है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम सर्विस सेक्टर में चले गए क्योंकि हमारी चीप लेबर है। ठीक है, बिकॉज हमें चीप लेबर है, चीप लेबर इसलिए 140 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एट ए टाइम आप हिसाब लगाओ कि 80-90 करोड़ तो अनएम्प्लॉयड ही रहते होंगे, या तो वो बच्चे होगा, या तो बूढ़े होगा, या तो यूथ जो अनएम्प्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं जो लेबर है वो बहुत सस्ती मिलती है। हम बोल रहे थे कि BS4 से हम BS6 नॉर्म पे गए। अब BS6 नॉर्म्स की वजह से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है, क्योंकि BS6 नॉर्म के हिसाब से जो हमने फ्यूल यूज़ करा है ना, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड्स के जो इमिशंस है, ठीक है, वो हमें 70% कम मिले हैं डीजल में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारा किसकी वजह से, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की वजह से, कहीं ना कहीं इन्होंने ये इनिशिएटिव बनाया होगा। ठीक है, या कहीं ना कहीं CB ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ डिस्कशन करके, मिनिस्ट्रीज के साथ डिस्कशन करके, तो नाइट्रस ऑक्साइड कहीं ना कहीं 70% डीजल में हमें कम पोल्यूशन मिलता है, और इसी हिसाब से 30% हमें कम मिलता है पेट्रोल में पोल्यूशन जो वो लोग करते होंगे, प्रोड्यूस करते होंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस, या हम बोलेंगे पोल्यूटेंट्स या ग्रीन हाउस गैसेज बोल लो आप। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब हम पर्टिकुलेट मैटर्स की बात करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 ले लो या 10 ले लो, कहीं ना कहीं उसमें भी 80% हमें रिडक्शन मिलती है सब में ऑलमोस्ट।
एवरेज के तौर पे ये आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। हमने अभी ये 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, नामक, नाकस, AQI, NCAP। जल्दी से रिवीजन करते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम क्या करता होगा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं ना कहीं क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कुछ करता होगा। देन उसके बाद नाकस, नाकस ने क्या करा है? ये स्टैंडर्ड्स है, इसमें कुछ पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं, 12 पोल्यूटेंट्स। ये क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, कहीं ना कहीं कुछ सिटीज़ में ये एयर क्वालिटी चेक करता होगा। इसके 6 हमें अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती हैं और हमें कुछ पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 8 मिलते हैं। देन उसका NCAP जो अभी हमने पढ़ा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो इतना क्लियर आपको? सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और अगर अभी तक जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कोई चाहते हो मैं सीरीज़ लाऊं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि एंशेंट हिस्ट्री की मैं सीरीज़ लाऊं, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।